हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अपने अपने जगह पे फिट एंड फाइन होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने औपचारिक रूप से बीए द्वितीय वर्ष की जो हमें सिलेबस दिया गया है शेख हवाटी विश्वविद्यालय द्वारा, हमने उसी के अनुसार हिंदी साहित्य की अपनी क्लासेस शुरू कर दी थी। और कल हमने हमारा जो प्रथम पेपर है हिंदी साहित्य का, उसका जो पहला टॉपिक है रीतिकाल, उसके बारे में एक सामान्य संक्षिप्त विवरण प्राप्त किया था कि रीतिकाल क्या है। रीतिकाल के नाम का आधार क्या है। उसी नामकरण के औचित्य को आगे बढ़ाते हुए आज ये क्लास इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि कल हमने बात की थी कि रीतिकाल का जो नाम है वो काल विभाजन के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका जो नामकरण और काल विभाजन किया था अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में। उसकी जो समय अवधि मानी गई है वो विक्रमी संवत 1700 से 1900 मानी गई है। ये आप लोगों को पता चल गया है। अब जो रीतिकाल है उसको रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक में उत्तर मध्यकाल के नाम से संबोधित करते हैं। रामचंद्र शुक्ल से पहले रीतिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा, समझा और उसकी पुनर्व्याख्या की है। तो ऐसे कौन कौन से, और जब आलोचकों ने, विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या की है तो रीतिकाल के अलग अलग नाम भी सामने आए हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब बहुत सारे आलोचक एक ही चीज़ को अपने अपने ढंग से देखते हैं तो उनमें कुछ न कुछ वाद विवाद साहित्यिक विमर्श के रूप में होता है, ये सामने खड़ा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, किसी ने अपने दृष्टिकोण से रीतिकाल को कुछ अलग नाम से पुकारा, किसी ने कुछ अलग दृष्टिकोण से कहा, किसी ने कुछ अलग दृष्टिकोण से कहा। तो आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कौन से विद्वान ने इसका नाम क्या दिया और उससे संबंधित क्या तर्क उन्होंने रखे, और बाद में जब उसके नाम को किसी दूसरे विद्वान ने अपनी असहमति प्रकट की तो किन तर्कों के आधार पर वो असहमति प्रकट की, ये देखने लायक बात है। तो आइए हम देखते हैं कि रीतिकाल को जो नामकरण में विवाद क्या हुए, रीतिकाल के नामकरण के प्रयास किन किन विद्वानों ने किए और अपना क्या तर्क उस नाम के को परिपुष्ट करने के लिए उन्होंने सामने रखा, वो हम देखते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पे स्पष्ट लिखा हुआ है, हम उन विद्वानों की बात करते हैं जिन्होंने प्रारंभ में रीतिकाल के नामकरण के प्रयास किए गए। तो सबसे पहला जो प्रयास हुआ वो जॉर्ज ग्रियर्सन का था। आप जानते हो कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में प्रारंभिक थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी नाम से अपना ग्रंथ लिखा। उन्होंने पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया था और नामकरण का प्रयास भी किया था। एक प्रश्न भी बन जाता है कि हिंदी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने रीतिकाल को रीति काव्य के नाम से संबोधित किया। हालांकि बाद में रामचंद्र शुक्ल ने इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके रीतिकाल कहा। तो रामचंद्र शुक्ल से पहले डॉक्टर ग्रियर्सन ये काम कर चुके थे। हालांकि ये जो रीति काव्य है इसको बाद में मान्यता नहीं मिली, काव्य शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, इसको मान्यता नहीं मिली। उसके कारण बहुत सारे थे कि काव्य जो शब्द है वो अपने आप में एक लिमिटेशन रखता है, अपनी सीमाएं रखता है। बहुत सारे विद्वानों ने इस पर आक्षेप किया। उनके आक्षेप ये थे कि काव्य एक फाउंडेशन है, जबकि जो साहित्य है, ये जो कालखंड है, ये उससे इतर है। तो इसके नाम को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिल पाई। आगे बढ़ते हैं। अगला जो गंभीर प्रयास हुआ रीतिकाल के नामकरण का वो मिस्र बंधुओं ने अपना इतिहास 1913 और 1934 में
मिस्र बंधु विनोद नाम से प्रस्तुत किया था। हालांकि इतिहास के सम्यक दृष्टिकोण से वो एक इतिहास ग्रंथ नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन का भी प्रयास किया और नामकरण का भी प्रयास किया। इन लोगों ने उस समय की प्रवृत्ति को देखते हुए इस काल का नाम दिया अलंकृत काल। अब मिस्र बंधुओं ने इसको, क्योंकि उस समय जो ये रीति काल का जो कविताएं थी वो सजावटी कविता थी, प्रोफेशनल कविता थी, प्रोफेशनल पोएट्री, जिसमें सजावट को अर्थात अपना कवित्व पांडित्य या कला दर्शाने की बहुत ज़्यादा होड़ थी उस समय, प्रवृत्ति थी ये कि कवि लोग अपनी कविताओं को, उनके शब्दों को इस प्रकार से सजाते थे कि वो एक सजावटी कविता मानी जाती थी। इसीलिए मिस्र बंधुओं ने इसको कह दिया अलंकृत काल। बाद में इस पर भी बहुत सारे आक्षेप हुए। विद्वानों ने कहा कि नहीं, कुछ कविताएं बगैर अलंकरण के भी लिखी गई थी। आप जब हम घनानंद की बात करेंगे, जब हम आलम की बात करें, जो रीतिमुक्त कवि थे, उन्होंने ऐसे कोई अलंकार प्रियता के प्रति आग्रह नहीं रखा, तो हम इसको इस सीमा में कैसे बांध सकते हैं? तो ये मत भी ज़्यादा चल नहीं पाया और विद्वानों ने इसको भी किनारे कर दिया। अगला जो दृष्टिकोण है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। इन्होंने रीतिकाल का नाम दिया श्रृंगार काल। अपने मत को पुष्ट करने के लिए इन्होंने एक व्याख्या की कि चूंकि उस समय श्रृंगार के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर था, रीतिकाल में अधिकांश कवियों ने केवल और केवल प्रेम के ऊपर कविताएं लिखी, और उनका जो प्रेम था वो छायावाद की तरह नहीं था, आत्मिक प्रेम नहीं था, बल्कि शारीरिक सौंदर्य पर आधारित प्रेम था, भोग विलास पर आधारित प्रेम था। हम ये अगले क्लास में व्याख्या करेंगे कि क्यों भोग विलास वाला प्रेम ही उस समय ज़्यादा हावी था बजाय उदात्त प्रेम के। ये हम अगली कक्षा में, हम यहाँ सिर्फ सीमित रहते हैं क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद ने कहा इसको श्रृंगार काल। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि उस समय की अधिकांश जो कविताएं थी वो प्रेम, जो इंद्रिय सुख वाला प्रेम है, उसके ऊपर केंद्रित तो रहती थी, और दैट्स वाई उन्होंने कहा कि ये श्रृंगार का काल है, ये प्रेम का काल है, इंद्रिय सुख भोग का काल है, इसलिए इसका नाम दे दिया श्रृंगार काल। क्योंकि इस दौर में श्रृंगारिक रचनाएं प्रमुखता से प्राप्त होती हैं। लेकिन बाद में आलोचकों ने इसके ऊपर भी आक्षेप लगाया, और उनका आक्षेप ये था कि क्या केवल श्रृंगार ही लिखा गया? क्या वीर काव्य नहीं लिखा गया? क्या प्रकृति के ऊपर कविताएं नहीं लिखी गई? क्या नीति शास्त्र के ऊपर कविताएं नहीं लिखी गई? क्या सामाजिक कविताएं नहीं लिखी गई? क्या भक्ति तत्व से ओतप्रोत कविताएं नहीं लिखी गई? तो चूंकि अब इस प्रश्न पर बहुत सारे आक्षेप उठ गए, तो ये श्रृंगार काल भी नेपथ्य में चला गया। अगला जो नामकरण का प्रयास किया वो आचार्य चतुर्सेन ने। उन्होंने इस काल का सीधा सीधा नाम दिया अलंकार काल। चूंकि उस समय बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कवि होते थे, कवित्व बोध से संपन्न कवि होते थे, और उनके बीच में एक टफ कंपटीशन होता था अपनी कला चातुर्य को निखारने का, दर्शाने का, प्रदर्शन करने का। तो हर कवि अपने को एक उत्कृष्ट कवि दिखाने के लिए अपनी कविताओं में अलंकार शास्त्र का प्रयोग करता था, नए नए अलंकारों का प्रयोग करता था, और इसीलिए अलंकार उस दौर के काव्य के प्रमुख तत्व के रूप में जाना गया। इसीलिए आचार्य चतुर्सेन ने इसको कह दिया अलंकार काल। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो नाम दिया, सुझाया, वो रमाशंकर शुक्ल, जिसे कि हिंदी साहित्य में रसाल के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इसको कला काल कहा। अपने नाम के परिपुष्ट करने के लिए तर्क देते हैं ये रसाल जी कि चूंकि वो काल जो है कलाओं का काल है, उसमें न केवल साहित्य की उन्नति हुई, बल्कि अगर हम देखें तो उसमें ललित कलाओं की उन्नति हुई। और सही भी है, क्योंकि ये जो काल है वो
उत्तर मुगल काल का जो उत्तर काल है, उस समय तक मुगल संतुलन स्थापित हो चुकी थी, स्थापत्य कलाओं में विकास हो रहा था, ललित कलाएं अपने चरम पे थी। वो युग जो था वो कलाओं का है, बैजू बावरे का युग है, वो तानसेन का युग है। तो न केवल संगीत, स्थापत्य, चित्रकारी, वास्तुकला, मतलब हर प्रकार से कलाओं का काल है। और साहित्य भी एक कला के रूप में था, इसलिए शुक्ल जी ने इसे कहा कला काल। ये भी नाम प्रतीत होता है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें उससे पहले एक और विद्वान है त्रिलोचन। त्रिलोचन ने एक अजीब सा नाम दिया इसको, और इसको दिया अंधकार काल। ये बहुत विवादास्पद है कि भाई त्रिलोचन ने इसको अंधकार काल क्यों कहा। अगर हम इसको गहराई से देखें तो त्रिलोचन की दृष्टि उस युग के नेगेटिव एस्पेक्ट पर ज़्यादा थी। क्योंकि वो ठीक है, भले ही कला की उन्नति हो रही है, लेकिन उस समय का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य था वो बहुत अंधकार में था। राजा महाराजाओं का ध्यान सिर्फ भोग विलास पर था, अपनी प्रजा के साथ क्या हो रहा है, प्रजा उन्नति कर रही है या उन्नति, उनके सुख दुख से इनको कोई आशय, जो उस दौर के जो सामंतवाद था उसको कोई मतलब नहीं था। तो सामाजिक दृष्टिकोण से वो एक पतन का काल था, सांस्कृतिक रूप से पतन का काल था। तो त्रिलोचन ने उस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस युग का नाम दिया अंधकार काल। तो एक सामाजिक व्याख्याकार होने के नाते हम ये मान सकते हैं कि भाई इसमें कुछ सच्चाई भी थी। अब हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल इस काल को रीति काल से संबोधित करते हैं। अब रीति काल का नामकरण करने का उद्देश्य एक तो यह था कि चूंकि उसमें उस साहित्य का जो प्रस्थान बिंदु था वो संस्कृत की परंपराएं थी, संस्कृत की रीति, संस्कृत साहित्य शास्त्र की रीति थी। क्योंकि रीति काल के हिंदी विद्वानों ने जो कुछ भी अपने कविताओं में परोसा वो कहीं न कहीं रिलेट करता था हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य शास्त्र से। तो यह जो रीतिकाल खंड में जो साहित्य रचा गया वो अवलंबित था संस्कृत साहित्य पर, उसी की रीति के अनुसार, अर्थात उसी परंपरा में इन्होंने, इन हिंदी कवियों ने उस परंपरा को पुनर्जीवित किया। वही लक्षण ग्रंथ लिखे, वही नायक नायिका भेद लिखा, वही श्रृंगार की उपमाएं दी, वही अलंकार शास्त्र का अवगाहन अपने साहित्य में किया। अर्थात रूप रस गंध, यानी हर दृष्टिकोण से यह जो साहित्य था वो अपने पूर्वगामी संस्कृत साहित्य पर अवलंबित था। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कोई विवाद खड़ा नहीं किया, उन्होंने कोई एक पक्ष को नहीं, बल्कि पूरा साहित्य का जो फ्लेवर था, जो निचोड़ था, उन्होंने एक जगह इकट्ठा कर दिया ताकि विवाद की कोई गुंजाइश न रहे, और इसलिए इसका नाम दिया रीति का। अर्थात वह साहित्य जो पूरी तरह से अवलंबित है, नींव पर टिका हुआ है संस्कृत काव्य शास्त्र के शास्त्रीय सिद्धांतों पर। शास्त्रीय सिद्धांतों का मतलब है वे ही मापदंड जो संस्कृत साहित्य, संस्कृत काव्य शास्त्र में उस समय के आचार्यों ने स्थापित किए थे, चाहे वो श्रृंगार के मापदंड हों, चाहे वो आपके रस के मापदंड हों, चाहे अलंकार के, चाहे छंद के, चाहे रीति के, चाहे वक्रोक्ति के। अर्थात यह जो कालखंड में जो साहित्य रचा गया पूरी तरह से संस्कृत की परंपरा को पुनर्जीवित करने वाला था। तो रामचंद्र शुक्ल ने एक सटीक नाम सुझाया, रीति काल। अब इस नाम पे कोई विवाद पैदा होना लाजमी ही नहीं था, क्योंकि यह एक व्यापक व्याख्या है। इसके अंदर सब कुछ, जिस प्रकार सागर में सारी नदियां समाहित हो जाती हैं, श्रृंगार भी आ गया, नीति भी आ गई, कला काल भी कलाएं भी आ गई, अलंकार भी आ गया, अर्थात सब कुछ इसी में समाहित हो गया। तो आज भी हिंदी साहित्य में रीति काल नाम ही सबसे मानक है, व्यापक है और अविवादित है। इसीलिए बाद के सभी विद्वानों ने
इस नाम को स्वीकार कर लिया। इस क्लास में इतना ही, नई क्लास में फिर हम अगला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।